बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो मुद्दा चर्चाओं में रहा हो और राज्य या जिला या देश में चर्चाओं का केंद्र बनकर लोगों को आकर्षित करता है। पिछले दिनों सफाई कर्मी 23,000 सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान के अंदर भर्ती निरस्त कर दी गई। ये पहली बार नहीं हुआ था, चौथी बार। पिछली सरकार में 3 बार, इस सरकार में 1 बार। तो इस तरीके से ये परीक्षाएं निरस्त क्यों की जाती हैं और इसके पीछे क्या खेल चलता है और करोड़ों अरबों के इस खेल के अंदर क्या क्या होता है, यह खुलासा मैंने अपने ब्लॉग्स में भी किया था। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए इस विषय के प्रमाणित प्रणेता अशोक मलिक हमारे साथ हैं। अशोक मलिक किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब भी कभी नागरिक जिम्मेदारी की बात आती है, नागरिक जागरूकता की बात आती है, नागरिक समस्याओं की बात आती है, तो अशोक मलिक मुखर होकर सामने आते हैं। और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने अपना बेशकीमती समय देकर इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं आपका स्वागत करता हूं अशोक जी, आप आए। अब आप बताएं कि इसके पीछे क्या खेल चला कि हर बार ये निरस्त हो जाती है और इसके साइड में कैसी कैसी अंतर कथाएं चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर पर्यावरण पे और अन्य विषयों पे मैं कार्य कर रहा हूँ आजकल जी, तो मेरा इसकी तरफ कम ही ध्यान था। लेकिन एक एडीओ थे अरुण शर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 65 में बैंक कॉलोनी के अंदर रहते हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। वो मेरे से बोले कि साहब मेरे यहाँ एक सफाई कर्मचारी है राकेश सन ऑफ बच्चन, वो बगीची का बाड़ा नगरा में रहता है और 24 साल से मेरे यहाँ अस्थाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। और उसके वार्ड का जो जमादार है, मैंने उसको भी बुला के पूछा, कोई सुदीप करके था, कि भाई इसको आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर रहे जी। तो मैंने उसके बारे में जब पता किया तो मेरे को पता लगा कि क्योंकि मैं 2000 से 2005 तक निगम में पार्षद था जी, और उस समय जब मैं पार्षद बना तो मेरे पे एक मेरा मिलने वाला ही दोस्त होता था, विनोद दुआ, जो हमारे कपूर साहब के साथ ठेकेदारी करता था जी। वो मेरा क्लास फेलो था। वो मेरे पास आया, मेरे को आके बोला कि साहब मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। मैंने कहा बोल भाई क्या काम है। तो उसने मेरे को बताया कि साहब आपके यहाँ 28 आदमी काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है, 28 आदमी काम करते हैं तो मेरे को क्यों बता रहा है। कहने लगे आप ये बताएं लगाने कितने हैं। मैंने कहा क्या मतलब। तो कहने लगे साहब देखो, जो पहले के आपसे पहले के पार्षद थे वो 10 आदमी लगाते थे। 10 आदमी का जो हिस्सा था वो 10 आदमी का हिस्सा उनको चला जाता था। उस जमाने में 1640 रुपये उनको यानी मंथली मिला करता था। तो कहने लगे साहब 16,400 रुपये आपके आ जाएंगे और 8 आदमियों के मैं रख लूँगा और 10 आदमी आपके यहाँ काम करेंगे। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के निवेदन किया। मैंने कहा देख भाई, ये मेरी माँ मेरे को बता के गई है कि ये ग्रहण का दान होता है, जो हरिजन लेता है ब्राह्मण भी नहीं लेता है। मैंने कहा मेरे को ग्रहण का दान नहीं चाहिए, उनकी मेहनत आप उन्हीं को दे दो। तो कहने लगे कि नहीं साहब, मैंने तो जैसा चल रहा था मैंने तो आपको बता दिया। मैंने कहा ठीक है, आप इससे ऐसा करें, मेरे यहाँ तो आप ऐसा करें, पहले आप कह रहे थे कि 8 आदमियों का पैसा लगता है, आप ऐसा करें कि मेरे यहाँ 22 आदमी रख दें, 6 का पैसा आप कमा लें, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तब मेरे को पहली बार पता चला कि जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उनकी जगह कम लोगों को लगा के इस तरीके का बंदरबाट चल रहा है। उसके बाद में जब ये हुआ, जब मैंने कपूर साहब को अप्रोच किया और मैंने कहा सर ये एक सफाई कर्मचारी है, उनने मेरे से कहा साहब देखो हमारे यहाँ पे हम, जो मैंने कहा कि वो, क्योंकि उसने कहा कि इनका पीएफ में पैसा जमा होता है जी, जिनका पीएफ का रिकॉर्ड मेरे यहाँ है, मैं उन्हीं को ही दे सकता हूँ। आदमी लगाता है, जमादार लगाता है, लिस्ट मेरे पास जमादार भेजता है, मैं तो पेमेंट भी जमादार को करता हूँ। तो ये जमादार ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जमादार जिनके नाम देता है, जिनके 900 रुपये मेरे पास जमा कराता है, मैं उनका पीएफ में नाम दर्ज कर देता हूँ। तो साहब ये ठीक है, मेरे को समझ आई। तो वो बेचारा जो 24 साल से काम कर रहा था, उसका पीएफ में पैसा जमा नहीं होने के कारण उसका नाम नहीं आया जी। अब पिछले दिनों एक आंदोलन चला था कि साहब वाल्मीकि समाज को दो और उन्हीं को नौकरी
चाहिए, उस चक्कर में पहले वाली भर्ती निरस्त की गई। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि जो सफाई का जो कार्य है वो आम आदमी नहीं करता, वो वाल्मीकि समाज के लोग ही करते हैं, जो सालों से करते हैं। मेरे यहाँ पे भी जब मैं वार्ड पार्षद था उस जमाने में जितने लोग मेरे यहाँ टेम्परेरी में काम कर रहे थे उनमें से आज तक कोई भी परमानेंट सफाई कर्मचारी के रूप में नहीं आया जी। लेकिन जो पार्षद आया उसी में वो ठेके पे चलता रहा और वही लोग काम करते रहे। तो ये तो निश्चित हो गया कि जो उनका हक है, जो मेन सफाई कर रहे हैं, उनको नहीं मिलता। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि मिनिमम वेजेस जो हैं 7,410 रुपए कर दिए गए जो सफाई कर्मचारियों के लिए है, जो 26 दिन से 30 दिन पे काम लेने पे दिया जाता है, लेकिन उनको 5,500 से 6,000 रुपए ही दिए जाते हैं। ये एक नगर निगम का ही नहीं है, ये रूटीन, ये हर जगह का रूटीन है। जैसे मैं आपको ऑफिस में चले जाइए, आप नहीं, मैं आपको सफाई कर्मचारी का नहीं है, जहां पे अब क्या है कि सरकार की नीतियां ये रही हैं, कर्मचारी रिटायर होते जाते हैं और उनकी पोस्टें खत्म कर दी जाती हैं, लेकिन काम का लोड बढ़ रहा है। जो पुराने कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर के नॉलेज नहीं रखते जी। अब नए बच्चों को कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में वहां रखा जाता है। अब उन बच्चों की जो है वो स्किल्ड लेबर के रूप में आते हैं। स्किल्ड लेबर में 9,342 रुपए मिनिमम वेजेस है जी। और वो स्टेज वाइज बदलती जाती हैं। वो 582 रुपए से लेके 513 रुपए तक 4 कैटेगरी में रहती हैं जी। लेकिन वहां पे भी यही है, उनको कोई फुल वेजेस नहीं दिए जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि उनका जीपीएफ का नियम है कि जीपीएफ में टोटल 25.4% पैसा जीपीएफ में जाता है जी। जिसमें 12.7% जो उनकी तनख्वाह है उसका पैसा तो वो ठेकेदार जमा कराता है और उसी पैसे पे 12.7% जो है वो सरकार की तरफ से आता है जी। आज जैसे आप और मैं 2 काम करने वाले हैं, हम काम पे जाते ही नहीं है, हम अपने दूसरे काम करते हैं। जैसे आप अपने प्रोफेशन में हो, मैं अपने प्रोफेशन में हूं, तो मैं करता क्या हूं, ठेकेदार मेरे मिलने वाला है, मैं जो मेरे मिनिमम जो मेरा 14.7% का हिस्सा है वो मैं ठेकेदार को दे देता हूं और ठेकेदार का उससे दोहरा काम हो जाता है। एक तो उसको जो कर्मचारी के खाते से पैसे जमा कराने होते हैं खुद की तरफ से वो जमा नहीं होते, वो चले जाते हैं और अपने को फायदा ये है कि बिना काम करे सरकार के पैसे और अपने को मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके की पड़ीपाती चली आ रही है, उसी के कारण ये जो है ये सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। अशोक जी, मुझे ये जानकारी चाहिए कि ये जो राजस्थान के अंदर खेल, ये सिर्फ नगर निगम अजमेर में नहीं है, ये किसी अस्पताल में नहीं है, किसी ऑफिस में नहीं है, पूरे राजस्थान के जितने भी विभाग हैं जिनमें अस्थायी स्थायियों का चल रहा है, इसमें सब चल रहा है। तो ये तो करोड़ों का खेल है, करोड़ों का। क्या कहना चाहेंगे? सर ये करोड़ों का नहीं, अरबों का खेल, अरबों का खेल, अरबों का खेल है। अरबों रुपए तो सरकार के चले जाते हैं जी, क्योंकि सरकार इसमें जो भी मिनिमम वेजेस है, जैसे ये 7,400 है, 7,400 का करीब 1,000 रुपए सरकार की तरफ से आता है और 1,000 रुपए ही उस ठेकेदार को डालना होता है। ये पैसा जो होता है, मानो कोई किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, वो आ जाती है, उसमें दिया जाता है और ये कर्मचारियों की आईडी बनती है। उन कर्मचारियों की आईडी से ही जब वो अन्य ठेकेदार के पास जाता है, उस कर्मचारी के आईडी से वहां शिफ्ट होता है और ये पैसा डिपॉजिट होता रहा। अब जो इसमें रोक लगाई जा सकती है वो ये है कि जो हमारे सफाई के ठेकेदार हैं उनसे जो हमारे निगम स्तर पे जैसे कमिश्नर इंचार्ज है, उसके नीचे हेल्थ ऑफिसर इंचार्ज है, तो कमिश्नर हर चीज के लिए जिम्मेवार है। राज्य सरकार के आदेशों में जो भी निगम में घटना घट रही है, जो भी कुछ सिग्नेचर होके निकल रहे हैं, यदि उसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है जी। लेकिन वो अपनी पावर नीचे डाइवर्ट करता है। उन लोगों को ये तय करना है कि ये कर्मचारी का नाम, ये इसका आईडी, उसका टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन, तो ये सारी चीजें चल सकती हैं। अब जो आपके सामने जो आया, ये जब मेरी नजर में आया तो मैंने राजस्थान में जो अपनी इसकी कमिश्नर हैं पीएफ की मैडम नीलम, तो मैंने उनसे जाके संपर्क किया और उनको जेएलएन के बारे में बताया। तो जेएलएन के बारे में तो मेरे को राज्य सरकार में ही एक कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे जो राज्य सरकार ने खुद ने रख रखे हैं 3 वेजेस दी जा रही हैं। फार्मिस्ट को एक को तो 36,000 रुपए दे रहे हैं,
और उसके बाद में जो उससे 3-4 साल बाद में रखे गए, उन्हीं कर्मचारियों को आप उसमें 21-22 हजार रुपए दे रहे हो। और अभी जो लेटेस्ट वहां काम कर रहे हैं उनको आप 9,000 रुपए दे रहे हो। तो एक ही काम के हर को अलग अलग वेजेस दी जा रही हैं। तो ये जो एक जो गैप आ रहा है, ये नए यूथ में रोष प्रकट कर रहा है। आज जैसे आप माने कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको 6,500 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी मैं एडीए में गया था, तो वहाँ जो भी यानी ऑनलाइन फाइलें चढ़ाती हैं, जो भी लड़कियां, उनको 6,500 रुपए दिए जाते हैं। 6,500 रुपए में उनके जो कपड़े पहन के आती हैं, उसकी धुलाई और प्रेस कराई, और वो जो उनके आने जाने का खर्चा है वो ही नहीं निकलता। सही बात है। तो उन बच्चियों का शोषण हो रहा है, और उनके नाम से जो ठेकेदार है वो अपने किसी रिश्तेदार का, अन्य लोगों का पीएफ खुद के पैसों से जमा करा रहा है, नाम उनका आ रहा है, काम दूसरे कर रहे हैं। और जब भी सरकारी नौकरी निकलेगी और उसमें ये कहा जाएगा कि साहब इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाया, प्रमाण पत्र, तो वो जो कर्मचारी वहां कार्य कर रहा है उसको नहीं मिलके, जिसने कभी वहां जाके उस एडीए की शक्ल नहीं देखी, निगम की शक्ल नहीं देखी, जिसने बोर्ड ऑफिस की शक्ल नहीं देखी, उन लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाएगा और उसका बेनिफिट उठाते हुए वो उस जॉब्स को हासिल कर लेंगे। अब मजेदार बात आप ये देखिए, पीएचडी में भी यही हालत है। पीएचडी में क्या है कि अब पंप ड्राइवर वो ठेके पे हो गया, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वो काम ठेके पे हो गया। अब उसमें भी जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार भी अपने लोगों को नगद भुगतान कर रहे हैं। या मैं आपको एक क्लियर कर दूं, यदि यही नगर निगम, नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, जितने भी सरकार के विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी, यदि ये सीधा ही उनके खातों में पैसा जमा कराने लगे जो जिनका नाम आया है, तो ये जो है इस पे रोक लग सकती है। जो सही लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को भुगतान हो। नहीं, पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आप क्या सोचते हैं इसमें क्या है कि जो अंदर का जो परमानेंट स्टाफ है जी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो भी अपने रिश्तेदारों का और उसका नाम वो पीएफ में जमा करा के जोड़ता जाता है। ये यानी पूरे ही कुएं में भांग खुल गया है। जो एक बार सरकारी नौकरियों में अब आ गए हैं, वो सरकार को ज्यादा से ज्यादा चूसने का काम कर रहे हैं, वो और जनता का शोषण कर रहे हैं। हर जगह स्थिति यही बन गई है। आज ये कर्मचारी जो मेहनत कर रहा है वो कर रहा है, उनको उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मचारी में मैं आपको बताऊं, पहले एक आरएएस थे जो अब आईएएस तक पहुंच चुके हैं और अलवर जिले में कलेक्टर की पोस्ट पे बैठे हैं जी। उनने जब वह यहाँ एडीए के अंदर थे, तो उनने मेरे को बोला कि भाई अपनी एक बच्ची है जो कि पुष्कर में सफाई कर्मचारियों में लग गई है, तो अब मैं तो किसी को कह नहीं सकता, आप वहाँ चेयरमैन को बोल के उसको हल्का काम दिलवा दो। मैंने कहा भाई कौन है? तो कहा साहब अपने ही समाज की है और ये है। वो यानी वाल्मीकि समाज से या अन्य नहीं, अपर कास्ट से संबंधित थी, लेडी थी, और वो सोफिया कॉलेज से पढ़ी हुई थी। वाह। उसने एमए कर रखा था, बीए कर रखा था, एमए पढ़ रही थी, और सफाई कर्मियों में काम कर रही थी। सफाई कर्मियों में उसका नाम आ गया। हाँ। क्योंकि फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया, वो सफाई कर्मियों में लग गई। तो मेरी चेयरमैन से बात हुई, तो चेयरमैन को मैंने ये कहा, मैंने कहा यार ऐसा कर, इसको नाली सफाई से हटाकर इसको घाट पे लगा दे, जो ये गायों के गोबर और बंदरों की पोटियां तो उठा ले वहां से। लेकिन मैंने उसको वहां किया, लेकिन जैसे ही उसके 2 साल प्रोविजनल के वो कंप्लीट हुए, अब वो आराम से ऑफिस में बाबू की पोस्ट पे बैठी है। हाँ। यही हाल अपने नगर निगम में है। जो सफाई कर्मचारी लगे, या तो वो बाबुओं के पोस्ट पे आ गए, और या वो, और मजेदार बात यह है उन्हीं सफाई कर्मचारियों में आपने ड्राइवर रख दिए। तो सफाई कर्मचारी आज मानो 6,000 सफाई कर्मचारी अपने फिक्स में चल रहे हैं, तो उसमें से कम 2,000 कर्मचारी तो अन्य कार्यों पे लगा रखे। तो ये सफाई व्यवस्था भी इससे बिगड़ रही है, लोगों का शोषण भी हो रहा है, और एक्चुअल पीएफ का पैसा जो कि सरकार उत्थान के लिए देती है, वो भी उसको भी हड़पा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये पूरी ओवरऑल स्थिति ये है कि ये जो भी सफाई कर्मचारी हैं, आप ये देखिए जब इनकी भर्ती निकलती है, तो जो फॉर्मेलिटी करने में उनको 2,000 रुपए तक
ब्याज पे पैसा लेना पड़ता है और इनको ब्याज 10 रुपए सैकड़ा पे मिलता है। ये अपने जेवर वेवर रख के लेडीज ब्याज पे पैसा लेती हैं और उसके बाद में जब वो पूरे कागज बनवाती हैं और वो करती हैं तो पता लगता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, आपका निरस्त कर दिया जाता है। तो ये क्यों नहीं उन लोगों को कंटिन्यूस काम करा के उसके बाद में ले? जी, निगम क्यों ठेकेदारों पे डिपेंड है? निगम खुद अपनी भर्ती निकाले और खुद उसको करे। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं पार्षद था उस जमाने में मैंने सफाई कर्मचारियों में जो फर्जी जमादार कांड था उसको भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले गया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसको ज्यादा परस्यू नहीं किया क्योंकि लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती, उनकी नौकरियां खत्म हो जाती। 5वीं पास फर्जी सर्टिफिकेट्स का मामला था, वो भी मैंने उठा के किया। लेकिन उसी जमाने में मेरे को देखने पड़ा कि एक नेता थे, उनके 2 बच्चों का जो है उनने दिखा दिया, वो सफाई कर्मचारी के यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया, वो हो गया। लेकिन आपको पता है कि मेरे को जरा सी कहीं कोई गलत चीज होती हुई दिखती है तो मैं उसका पूरा पीछा करता हूँ। मैंने उस जमाने में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से उनका रिकॉर्ड निकाल लिया, तो उनके तीनों के तीनों बच्चे जो कि सफाई कर्मचारियों की लिस्ट में आ रहे थे, वो वहां कॉलेज भी कर रहे थे उसी पीरियड में। अच्छा। और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में थे। तो वो भर्तियों पे हम लोगों ने रोक लगाई और आज भी हर उसमें 182 भर्तियां रोक दी जाती हैं क्योंकि वो लोग कोर्ट में चले गए। तो ये आज से नहीं चला आ रहा, ये मेरी जानकारी से तो ये 1996 से ही ये पर पार्टी चली आ रही है जी। और सफाई कर्मचारियों के मामले में मैं तो यही कहूंगा कि वाल्मीकि समाज को इसके लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है कि वाल्मीकि समाज के, उनको तो ये लड़ना है कि जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी ये लिस्ट है और ये ही लोग उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो दिलवाएं, वो जो लिस्ट भेजते हैं वो अपने उसमें अपने समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, जो जमादार हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, और वो सही रिपोर्ट उस ठेकेदार को दें और वहां से पैसे जमा करा के इनको ईपीएफ का भी लाभ दें। और इन भर्तियों में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि अन्य समाज के लोगों के लिए या कोर्ट में जाने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों, आपने अशोक मलिक को सुना, उन्होंने बड़े बेबाक होकर बहुत अपने व्यवहारिक पक्ष को रखते हुए, अपने अनुभवों को रखते हुए आपके सामने इस प्रॉब्लम के पीछे की कहानी बताई और यह बताया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह वाल्मीकि समाज के मूल अधिकारों को वंचित करके और अनुभव प्रमाण पत्र के जरिए दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। भाई भतीजावाद चल रहा है, पैसे का लंबा खेल चल रहा है, अरबों रुपए का घपला ये पूरा राजस्थान के अंदर चला है। ये परीक्षाएं फिर निरस्त हुई हैं, फिर एक भर्तियाँ निकाली जाएंगी, मालूम नहीं फिर निरस्त होंगी या चालू रहेंगी, लेकिन जब तक इस दीमक लगी हुई व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये भर्तियां कभी सुचारू रूप से जारी रह सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, धन्यवाद।